Yeah, so hello, good afternoon. And first of all, I would like to introduce myself. I'm Unnati, student of IBM 21 from OP Jindal Global University, Sonipat. And we have Mr. Atul Raghav here, with whom we're gonna ask a couple of questions regarding the Abhiyan as a part of my research project in public policy. Now, I would like to request you, Mr. Atul, to briefly introduce yourself here to us. Hi, this is Atul Raghav, Indian Taekwondo athlete and brand ambassador Nagar Nigam Ghaziabad, and I have numerous amount of achievements so far at this young age. So before I start answering the questions related to SPM and coming to the point, I would like to thank Unnati, a student of OP Jindal Global University, for inviting me to this conversation. So let's start. So, first question would be that even after building many public toilets over and around, it is still observed that the problem of this open defecation and urination thing isn't solved yet. So, can you point out your own views upon the fact that what stops them using the toilets, which seem to be more hygienic? See, I'll be bilingual here because if this interviews goes out, it is easy for the people, for the citizens, students to get the abstract of this conversation right before, right? So, see, there can be many aspects to this, but I'll wind up by focusing on the major ones. So, one of the major aspect is कि behavioral issues, behavioral changes. अब behavioral changes से मेरा मतलब है कि अब हर 50 मीटर पर तो पब्लिक यूरिनल्स नहीं है, वो हर 3 से 4 किलोमीटर पर पब्लिक यूरिनल्स हैं। अब किसी भी इंसान के लिए अब वो इतना इंतज़ार नहीं करेगा कि वो मैं थोड़ा और जाऊँ और मैं तब कर लूँ, ठीक है? तब उस पब्लिक यूरिनल्स का यूज़ करूँ। या तो ये ना एक पब्लिक अवेयरनेस नहीं है हमारे आसपास। फिर बाकी दूसरा जो एस्पेक्ट मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। अब मेरा कॉस्ट इफेक्टिव से मतलब ये है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पब्लिक यूरिनल्स, वन इज़ सुलभ शौचालय, वन इज़ फ्री पब्लिक टॉयलेट्स। अब जो सुलभ शौचालय है, दे आर पीरियडिकली मेंटेन्ड, दे आर हाइजीनिक, है ना, दे आर कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली क्लीन्ड। अब उसके लिए एक फ़ंड अलॉट चाहिए होता है। अब वो फ़ंड अलॉट कहाँ से होगा? वो हम सिटीज़न से ही होगा। सो व्हाट दे डू इज़ कि दे हैव अ नैरेटिव कि दे विल चार्ज 2 रुपीज़ फॉर द पब्लिक यूरिनल्स। अब मानिए जो डेली वेज वर्कर होगा, जिसकी आमदनी 400 से 700 रुपये डेली की है, वो 6 रुपये डेली, मतलब अगर वो 3 बार भी जाता है तो 6 रुपये उसके डेली वो पब्लिक यूरिनल्स में क्यों करेगा? इससे अच्छा वो 6 रुपये में पान मसाला खाएगा। जोक जोक सपाट, मतलब कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है उसको, बट वो 6 रुपये पब्लिक यूरिनल्स में ही क्यों करेगा? एक तो एक ये भी चीज़ है कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। बाकी जो तीसरा जो मेरे को एक एस्पेक्ट लगता है, वो ये भी हो सकता है कि कुछ एक मेंटालिटी है पहले से ही, कि जैसे आपने एक टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी में भी देखा होगा कि पहले से ही एक मेंटालिटी बनी आ रही है कि नहीं, हम नहीं करेंगे, हम क्यों ही जाएं। तो कई सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, बट ये दो मेरे को जो लगते हैं ये मेजर एस्पेक्ट्स हैं इसके। बाकी हम इस पे क्यूआरटी टीम लगी हुई है, पब्लिक अवेयरनेस लगी हुई है, हम सैनिटेशन को प्रमोट कर भी रहे हैं, बट कितना करें? अब चालान भी हमने इम्पोज़ कर सकते हैं। वो चालान हमारा जो फ़ाइन इम्पोज़ है, वो हमारा सबसे एक लास्ट प्रायोरिटी है ना, कि जब कुछ नहीं हो रहा है तो हमको चालान इम्पोज़ करना है। Thank you. My second question to you, what are your views on the waste dumping and accumulation of the same at Hindon River? And how is the authority trying to deal with this issue? And why does the dumping of this waste in the area never stops? And what measures are taken for the same? वेरी गुड क्वेश्चन, बट मैं इसमें आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि जो हिंडन रिवर वाला जो पोर्शन है, वो अब वेस्ट डंपिंग एरिया नहीं है। हाँ, फिलहाल मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि पिछले साल तक वेस्ट डंपिंग एरिया वो ज़रूर था, जो हिंडन रिवर का था, वहाँ पे होता था। बट वहाँ पे हमने क्यूआरटी टीम बिठाई, हम हिंडन रिवर की भी सफाई करवाते थे। तो हमने एक चीज़ देखी कि हमको डबल मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि हमको एट लास्ट रिवर भी तो क्लीन करना ही है। तो फिर हमने वहाँ फ़ाइन भी इम्पोज़ करने शुरू करे। 50 लाख फ़ाइन हमने इम्पोज़ करा था लास्ट ईयर, और हमने वो ख़त्म कर दिया। अब हिंडन के पास कोई भी वेस्ट डंपिंग एरिया नहीं है। वहाँ 2-3 मेजर एरियाज़ हैं जहाँ वेस्ट डंपिंग हो रही है। और मैं मानता हूँ वो ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको जहाँ डेली का एक जो गाज़ियाबाद सिटी का जो 950 मेट्रिक टन तक जनरेट होता है, वो कहाँ आप स्टोर करोगे? ताकि स्टोर करने के बाद उसको कंपोस्टिंग भी करना है, उसको सेग्रीगेट भी करना है, उसको, है ना, सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं ये। तो उसके लिए एक स्पेस तो चाहिए ही चाहिए। बट ये है कि जो हिंडन रिवर वाला एरिया था वो तो हमने बंद कर ही दिया, और हमने उसका टारगेट है कि आने वाले 15 से 20 दिनों में 50,000 प्लांट्स भी प्लांट करने ही हैं वहाँ पे। तो
ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव रहा है और इसका भी जल्द ही हम सॉल्यूशन निकालेंगे कि वेस्ट डंप को कम से कम करा जाए। बाकी इस पहले से और पिछले 5 साल के और अब के मुकाबले हम देखें तो हमने काफ़ी एक्सीलेंट जॉब करी है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए हैं अगर आप खुद भी देखेंगे। Thank you. I'd like to request you to, share some light upon the question that 5 years ago, Ghaziabad wasn't so much developed as compared with the present date. So, how has Swachh Bharat Mission assisted our city to develop, and what measures the authority took to make people more mindful about their mission? सी गाज़ियाबाद नगर निगम हैज़ डन अ ट्रेमेंडस जॉब इन दैट केस, जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये स्वच्छ भारत अभियान इनिशिएट करा गया था। उसको रोड मैप एक पहले से ही उन्होंने दिया हुआ था। बाकी जो हमारा जो मेन फोकस ऑफ प्रायोरिटी रहा था वो था कि एक एलिमिनेशन ऑफ ओपन डेफिकेशन एंड यूरिनल्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो हमारा था कि जो हमको अनसैनिटरी फ्लश टॉयलेट्स थे उनको हमको पोर फ्लश टॉयलेट्स में कन्वर्ट करना था। तीसरा जो मैनुअल स्कैवेंजिंग थी उसको इरेडिकेशन करना था उसका। फिर एक था जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट था, हम उस पे मेन फोकस करना था कि वेस्ट कंपोस्टिंग हो, वेस्ट सेग्रीगेशन प्रॉपर हो, ड्राई वेस्ट ये सब अलग हो। और मैं ये दावे से अब कह सकता हूँ कि ओपन डेफिकेशन तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। अब गाज़ियाबाद में तो नील ही मिलेगा आपको ऑलमोस्ट। जो रेलवे ट्रैक्स के आसपास थोड़ा स्लम्स एरिया है वो बिहेवियरल इश्यूज़ जैसा मैंने बताया उसकी वजह से है। बाकी बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं मानता कि ओपन डेफिकेशन जैसी चीज़ें बची हुई हैं। और मैं यही नहीं कहता कि सिर्फ काम ही हुए हैं, आप वो काम आपको दिखेंगे भी। आप काम ऐसे दिखेंगे कि जो इम्प्रूवमेंट हैं वो विज़िबल हैं। आप ग्रीन बेल्ट देख लीजिए, पार्क देख लीजिए, रोड्स देख लीजिए, वो साफ़ मिलेंगी। और गाज़ियाबाद ने एक ओवर अचीव करा है, क्योंकि जो एक हमारा टारगेट था कि हमको, जैसे मेरे पास फैक्ट्स अगर मैं देखूँ 4250 हमको टॉयलेट्स बनाए हैं, जबकि हमारा टारगेट था सिर्फ 3340 का। ऐसे ही हमने अलग-अलग चीज़ों को ओवर अचीव करा है। और प्रेज़ेंटली गाज़ियाबाद डोर टू डोर कलेक्शन कर रहा है, जो एक अच्छी बात है। और यही नहीं, जो ड्राई वेस्ट है उससे हम एक इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। तो खाली सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि बातें ही हो रही हों या ऊपर ही ऊपर काम हो रहा हो बस। तो काफ़ी अच्छा है और स्वच्छ भारत निगम ने बहुत अच्छी चीज़ करी है। बाकी क्योंकि एक मैं मानता हूँ जो हमको ख़ास ज़रूरत है वो है पब्लिक अवेयरनेस, जो हम अभी भी कर रहे हैं और थोड़ा टाइम लगेगा उसको, क्योंकि 80% तक काम होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बट 80 to 100 का जो टारगेट अचीव करने में, वो कोई सी भी फील्ड हो, टाइम लगता ही लगता है। Thank you, and it was indeed very informative session with you. And thank you for taking out your precious time and answering my queries.